गुड मॉर्निंग। आई थिंक आप लोग लास्ट क्लास का जो मैटर था उसके थ्रू गए होंगे, इंजॉय किए होंगे। होम्योपैथिक एग्रावेशन में आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे, नेक्स्ट पॉइंट पे फोकस करेंगे कि क्रॉनिक डिजीजेज के केस में डीप सीटेड डिजीजों केस में होम्योपैथिक एग्रावेशन कैसा होता है। इस मैटर को लेके हम लोग अपना डिस्कशन आज आगे प्रोसीड करेंगे। ठीक है, तो एक्यूट्स के केस में हम लोग थोड़ा देखें। अब बात करना है क्रॉनिक के केस में। मैं आप लोगों को बोलूँगा कि आप लोग एक बार एफोरिज्म 180 एंड एफोरिज्म 181 को पढ़िएगा, ध्यान से पढ़िएगा, बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा। एफोरिज्म 181 जब आप पढ़ते हैं, 180 एंड 181 जब पढ़ते हैं, तो वहाँ पे एक बात आपके माइंड में आएगा कि कह रहे हैं, मैं बुक से ही पढ़ने का कोशिश पढ़ रहा हूँ, रीडिंग दे रहा हूँ आप लोगों के लिए, और आप लोग भी ये कीजिएगा क्योंकि वो वर्ड्स जो हैं बेसिकली एफोरिज्म 181 के बारे में मैं बात करने जा रहा हूँ। आई थिंक आप लोगों को पढ़ाया जा चुका होगा या फिर आपको पढ़ाया जाना है, बट एफोरिज्म 181 बहुत ही महत्वपूर्ण है, जहाँ पे कि एक्सेसरी फेनोमेना का डिस्कशन हुआ है। एफोरिज्म 180 पढ़ रहे हैं और उसके बाद 181 पढ़ रहे हैं। तो फर्स्ट हम 180 पढ़ रहे हैं। ये बात हो रहा है ट्रीटमेंट ऑफ डिजीजेज विथ टू फ्यू सिम्टम्स। ऐसे केसेज में हम ऑब्वियसली सिमिलिमम नहीं पाएंगे। सिमिलिमम अगर नहीं पाएंगे तो क्या होगा, तो यही बात किया जा रहा है एफोरिज्म 180 में। इन दिस केस द मेडिसिन विच हैज बीन चूजन एज वेल एज वाज पॉसिबल, ध्यान देना है, वाज पॉसिबल, but which for the reason above stated is only imperfectly homeopathic will in its action upon the disease that is only partially analogous to it, just as the case mentioned above, aphorism 162 its equi, where the limited number of homeopathic remedies renders the selection imperfect, produce accessory symptoms। ठीक है, जहां पे पार्शियली सिमिलर होम्योपैथिक मेडिसिन दीजिएगा और केस में वो सिम्टम अनकॉमन पिक्यूलियर नहीं है, तो वहां पे आपको क्या मिलेगा, एक्सेसरी सिम्टम्स मिलेगा। ठीक है, वहां पे कुछ ऐसे सिम्टम्स आएंगे जो कि पेशेंट ने पहले कभी फील नहीं किया है, और ना ही वो सिम्टम जैसे कल मैंने आप लोगों को बताया था कि रेपर्टरी में मिलेगा। तो भाई ये सिम्टम आया कहाँ से, ना तो पेशेंट कभी पहले फील किया था और ना इस मेडिसिन के पैथोजेनेसिस में आपको मिल रहा है। तो वो सिम्टम्स क्रॉनिक डिजीज के केस में वो सिम्टम्स आया कहाँ से, सोचने वाली बात है। क्योंकि अगर कोई कहीं से आग निकल रहा है या कहीं से धुआं आ रहा है तो कहीं ना कहीं आग है। ये जो सिम्टम आ रहा है पेशेंट को पहले कभी हुआ नहीं था, मेडिसिन के पैथोजेनेसिस में कभी देखा नहीं गया है, तो ये सिम्टम आया कहां से, सोचने वाली बात है। इसी का आंसर एफोरिज्म 181 में मास्टर हैरीमैन दे रहे हैं। जस्ट मैं उसके बाद सीधे 181 में आ रहा हूं। let it not be objected that the accessory phenomena and the new symptoms of this disease that now appear should be let to the account of medicament just employed।
ये सिम्टम्स उस मेडिसिन के चलते नहीं है, उस मेडिसिन के चलते रहता तो इतिहास में प्रूविंग में कहीं ना कहीं वो सिम्टम मिला रहता है। ये मेडिसिन के चलते नहीं आया है, मेडिसिन के प्रूविंग में कहीं ना कहीं वो सिम्टम आया रहता है। तो इसलिए ये मान के चलिए कि ये सिम्टम उस मेडिसिन का नहीं है। तब किसका है? स्पष्ट रूप हो गया, जब मेडिसिन का नहीं है तो पेशेंट का है। तो पेशेंट को तो इतिहास में कभी ये मिला, फिर लास्ट में कभी हुआ ही नहीं था, ये सिम्टम कभी आया ही नहीं था, तो अभी कैसे आया? उसका आंसर आगे दे रहे हैं। They owe their origin to it certainly. Obviously, ये जो ये जो सिम्टम्स आए हैं, इनको एक्साइट तो इस मेडिसिन के द्वारा किया गया है, क्योंकि इसके पहले इस सिम्टम को कभी इस पेशेंट में नहीं देखा गया था, और इससे पहले इस सिम्टम को कभी इस मेडिसिन के पैथोलॉजी में नहीं देखा गया था, पैथोजेनेसिस में नहीं देखा गया था, प्रूविंग में नहीं देखा गया था। सो बोल रहे हैं दे ओ देयर ओरिजिन टू इट सर्टेनली, बट दे आर ऑलवेज ओनली, ध्यान दीजिएगा, ऑलवेज एक्सक्लूसिवली बोल रहे हैं, बट दे आर ऑलवेज ओनली सिम्टम्स ऑफ सच ए नेचर एज, अंडरलाइन कीजिएगा, as this disease was itself capable of producing in this organism, and which were summoned forth and induced to make their appearance by the medicine given, owing to its power to cause similar symptoms. बात ये कह रहे हैं कि ये सिम्टम हालांकि इस मेडिसिन के का नहीं है, बट इस पेशेंट में ये सिम्टम आया है। क्यों आया है? क्योंकि इस मेडिसिन ने उसको एक्साइट करके, उसको समन फोर्स करके बुलाया है। समन आप लोग सेकंड बीएचएमएस में समन पढ़े होंगे, लीगल प्रोसीड्यूर में। समन क्या होता है? समन एक नोटिस होता है, एक बाउंडेड नोटिस होता है कि आपको कोर्ट ऑफ लॉ में प्रेजेंट होना है। सिमिलरली ये मेडिसिन, ये जो सिम्टम्स थे, इनको समन करके जस्ट पहले बुला ले रहा है, क्योंकि ये मेडिसिन इस ऑर्गेनिज्म में फ्यूचर में, सॉरी, ये सिम्टम इस ऑर्गेनिज्म में, इस ऑर्गेनिज्म के कॉन्स्टिट्यूशन में कभी ना कभी होने वाला था, बट चूंकि ये मेडिसिन इसको इस हद तक एक्साइट कर दिया सिमिलरिटी के चलते कि जो सिम्टम इसको आज से 10 साल बाद होने वाला था, 10 साल बाद होने वाला था, या 5 साल बाद होने वाला था, जो डिजीज उसको 5 साल बाद होने वाला था, वो डिजीज, वो सिम्टम मेटोलॉजी उसको आज डेवलप हुआ, और डेवलप होके वो निकल गया, क्लियर हो गया। इसी चीज को, इसी कंसेप्ट को डॉक्टर केंट ने कॉन्सेप्ट ऑफ फोरशैडोइंग कहा है, कॉन्सेप्ट ऑफ फोरशैडोइंग कहा है। होम्योपैथिक एग्रावेशन चैप्टर में अगर आप आ रहे हैं और पैराग्राफ 5 को पढ़ रहे हैं, पैराग्राफ 5 को पढ़ रहे हैं, तो वहां पे ये लिख रहे हैं कि कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट को जब हम मेडिसिन देते हैं तो इकोनॉमी में एक टर्मोइल होता है, तूफान आता है, उथल पुथल होता है, और ऐसे वायलेंट सिम्टम्स आने लगेंगे, ऐसा वायलेंट एग्रावेशन होने लगेगा डिजीज का कि आप मतलब चौंक जाइएगा कि ये सिम्टम। पेशेंट से पूछिएगा कि तुमको कभी ऐसा हुआ है? बोलेगा नहीं, मैंने ये सिम्टम, इस टाइप का फीवर, इस टाइप का डिस्चार्ज, इस टाइप का एग्रावेशन मैंने फ्यूचर में, सॉरी पास्ट में कभी फील नहीं किया। तो ये ओल्ड सिम्टम तो नहीं आ रहा है, ऑब्वियसली ये तो न्यू सिम्टम आ रहा है, बट नहीं। अगर आप उस पेशेंट के फैमिली हिस्ट्री में जाते हैं, अगर आप उस पेशेंट के फैमिली हिस्ट्री में जाते हैं, तो ऑब्वियसली आपको कहीं ना कहीं, या पेशेंट का एनामनेसिस कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको ये थ्रेड मिलेगा, कहीं ना कहीं आपको वो थ्रेड मिलेगा। आपने मेडिसिन दिया और पेशेंट को हिमोप्टिसिस शुरू हो गया, या पेशेंट को नाइट में फीवर आना शुरू हो गया, कुछ दिन तक लगातार फीवर होने लगा, वीकनेस होने लगा, लाइक दिस सिम्टम आ रहा है, और पेशेंट को पूछ रहे हैं तो पेशेंट को कभी भी ट्यूबरकुलोसिस नहीं हुआ है पास्ट हिस्ट्री में। बट अगर आप उसके फैमिली हिस्ट्री को, अगर आप उसके बैक हिस्ट्री को
देखिएगा, एनामनेसिस कीजिएगा, या अगर आप उस पेशेंट को देखिएगा तो आपको उस चीज का इंप्रेशन नजर आएगा. यू मे गेट द पिरामिडल फेस, रिवर्स पिरामिडल फेस, यू मे गेट द ट्रांसपेरेंट पिन्ना, यू मे गेट द हेयर ऑन द मोल्स, लाइक ऐसे ऐसे फीचर्स आपको दिखेंगे. और आपने पेशेंट को ये जो मेडिसिन दिया, से फॉस्फोरस साइलेसिया या ट्यूबरकुलम या सल्फर या जो भी मेडिसिन दिया, इंडिकेटेड मेडिसिन दिया, इस मेडिसिन ने उस पेशेंट के अंदर ये जो मॉर्बिड ससेप्टिबिलिटी ऑलरेडी उसके उसके फैमिली हिस्ट्री के थ्रू, एंसेस्टर के थ्रू मिला हुआ था, उस मॉर्बिड ससेप्टिबिलिटी को जस्ट बाहर कर दिया और क्लियर कर दिया और ठीक कर दिया. बट जैसा कि हमने आप लोगों से बोला है कि होम्योपैथिक एग्रावेशन इज नॉट ऑलवेज माइल्ड. केंट साहब को तो मैंने कल आप लोगों को आई थिंक पैराग्राफ 14 में से रीडिंग करके दिखा दिया था कि वो बोल रहे हैं मोस्ट ऑफ द टाइम में माइल्ड नहीं होता है, क्योंकि हम लोग सब जानते हैं कि मोस्ट ऑफ द अस आर जो है मतलब काफी जनरेशन आफ्टर जनरेशन सप्रेशन अपने कंधे पे लेके घूम रहे हैं. कंधे पे का मतलब जैसे हम लोग अपने फैमिली से हर चीज का उत्तरदायित्व उत्तराधिकारी हैं, जैसे धन संपत्ति का उत्तराधिकारी हैं, वैसे ही उनके पास्ट में जो सप्रेशन हुआ है, सिकनेसेज हुआ है, उसके भी उत्तराधिकारी हैं. उसके भी हम लोग उत्तराधिकारी हैं, उसको भी हम लोग के लेके ढो रहे हैं. आप लोग अगर पैथोलॉजी पढ़े हैं तो आप लोगों को पता होगा कि हम लोगों के अंदर लाखों वैरायटी की एंटीबॉडीज पैदा करने की क्षमता है. ये एंटीबॉडीज पैदा करना हम कहाँ से सीखे हैं, कहाँ से हमको आया है, कहाँ से आया है? तो ये वहां से आया है, हमारे एंसेस्टर्स के थ्रू आया है. हमारे एंसेस्टर्स ने डिफरेंट टाइप के डिजीजेज को फेस किया है. डिफरेंट टाइप के जो इन्फेक्शंस हैं उनको फेस किया है, डिजीजेज को फेस किया है. और उस डिजीज के चलते अगर वो लेथल डिजीजेस थी तो ऐसा हो गया कि जो लोग उस डिजीज को के अगेंस्ट में एंटीबॉडी बनाने का क्षमता रखते थे वे ही बचे, बाकी सब इलिमिनेट हो गए. ऐसे करके जनरेशंस आफ्टर जनरेशंस ये एंटीबॉडीज को जनरेट करने का ये जो क्षमता है, ये लाखों एंटीबॉडीज, हजारों लाखों पैथोजेंस के अगेंस्ट में जो एंटीबॉडीज को जनरेट करने का जो क्षमता है, ये हमने पाया है. ये जनरेशंस के थ्रू पाया है. ऑब्वियसली अगर हमने ये पाया है तो जनरेशंस के थ्रू जो सप्रेशन आ रहा है, जनरेशंस के थ्रू जो सप्रेशन आ रहा है और डिफरेंट जो कॉन्स्टिट्यूशन आ रहा है उस सप्रेशन के चलते, और मायाज्म आ रहा है. ऑब्वियसली हम लोग 78 फुट नोट में पढ़े हैं कि क्रॉनिक मायाज्म इनहेरिटेंस से भी मिलता है. तो उस चीज को भी हम लोग अपने कंधे पे लेके घूम रहे हैं, चल रहे हैं. आप लोग देखते होंगे कि फैमिलीज में कैंसर का ट्रेंड चलता है, किसी फैमिली में अल्कोहलिज्म का ट्रेंड चलता है. तो ये रैंडमली तो नहीं आता है ना. किसी के मतलब फादर भी जुआ खेलते थे, बेटा भी जुआ खेल रहा है, उसके बाप दादा भी जुआ खेलते थे. तो ये ऐसे तो नहीं होता है ना. जुआ तो अवेलेबल है, लेकिन हम आप क्यों नहीं खेलने चले जाते हैं? सब कोई तो नहीं जाता है. ये आदतें उन्हीं को अट्रैक्ट करती हैं जिनको कि क्रॉनिक मायाज्म्स के चलते उनमें एक मॉर्बिड ससेप्टिबिलिटी डेवलप हुआ है. बारिश का ही बात अगर हम लोग करते हैं तो अभी बारिश का सीजन चल रहा है. बारिश से सब लोग तो इफेक्ट नहीं होते हैं ना, सर्टेन लोग इफेक्ट होते हैं. तो क्यों इफेक्ट होते हैं? क्योंकि उनमें इसके प्रति मॉर्बिड ससेप्टिबिलिटी है. ठीक है. वो सिमिलरली हम लोग अगेन कॉन्सेप्ट ऑफ फोरशैडोइंग का बात कर रहे हैं, एफोरिज्म 181 का बात कर रहे हैं, और केंट के होम्योपैथिक एग्रावेशन का बात कर रहे हैं कि ये जो होम्योपैथिक एग्रावेशन है
ये जो होम्योपैथिक एग्रावेशन है क्रॉनिक डिजीज के केस में, क्रॉनिक डिजीज के केस में कई बार ऐसे सिम्टम्स को लेके आ जाता है, कई बार ऐसे सिम्टम्स को लेके आ जाता है जो कि पेशेंट के पूरे मतलब पास्ट हिस्ट्री में कहीं मिलेगा ही नहीं, पेशेंट कभी फील ही नहीं किया है। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि क्योर अगर होता है तो हेरिंग्स लॉ ऑफ क्योर का बात जहाँ तक हम लोग करते हैं कि ओल्ड सिम्टम्स आते हैं तो इसको क्योर बोला जाता है, पर ये बंदा तो कभी मतलब इस चीज़ को फील ही नहीं किया था। बट ऐसा नहीं है, उसके जेनरेशन्स में अगर ये सप्रेशन, अगर ये माइजमेटिक टेंट प्रेजेंट था तो वहाँ पे जाके उस मॉर्बिड ससेप्टिबिलिटी को आपका मेडिसिन क्लियर करेगा और उसके अंदर जो मॉर्बिड ससेप्टिबिलिटी है वो क्लियर होगा। और ऐसे केसेज में होम्योपैथिक एग्रावेशन ऐसे होता है। तो इसको केंट साहब ने कंसेप्ट ऑफ फोरशैडोइंग कहा है। ऑब्वियसली सॉरी पैराग्राफ 6 नंबर में फोरशैडोइंग का टर्म बोल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं जस्ट रीड कर दे रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल से यू गेट अ पेशेंट दैट इज डेस्टिन्ड टू गो इनटू कंजम्पशन माने ट्यूबरकुलोसिस हुआ करता था उस जमाने में। अब मेयरली सस्पिशियस केस, you administer the right remedy and a violent reaction comes, a foreshadowing of what he will go through years from now if he is not cured by the remedy। ये है फोरशैडोइंग। बोल रहे हैं कि अगर आपने किसी एक पेशेंट को जिसको कि ट्यूबरकुलोसिस होने का फ्यूचर में चांस था एक सिमिलर मेडिसिन दिया तो उसमें एक वायलेंट एग्रावेशन होता है। हम लोग बोले थे ना कि एग्रावेशन डिपेंड करता है कि आप कितने सीक हैं। आप ट्यूबरकुलर ट्रेट लेके चल रहे हैं, इतना डीप सीटेड सप्रेशन आपके ऊपर है तो उसको हटाने के लिए हलचल तो मचेगी वैसे ही ना। एक दिन के पौधे और 1 साल के पौधे के उखड़ने के बाद जमीन पे जो रेसिडुअल इफेक्ट होता है वो डिफरेंट होता है। तो ये तो जनरेशन्स का है ना, आपके अंदर हुआ नहीं है बट आपको कल परसों या 5 साल के बाद जब भी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस का एक्सपोजर मिलता तो आपको ट्यूबरकुलोसिस होने वाली थी। बट ये मेडिसिन आपके अंदर एक आर्टिफिशियल डिजीज क्रिएट किया और जो सिम्टम्स आपको फ्यूचर में आने वाली थी, जो कंप्लेंट्स आपको फ्यूचर में होने वाली थी, उसको जस्ट माइल्डली पास कर दिया। सो इसको कहते हैं कंसेप्ट ऑफ फोरशैडोइंग का कंसेप्ट, या इसको हम लोग ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन में एक्सेसरी फेनोमेना कर रहे हैं। तो इस चीज को ध्यान में रखना है। क्रॉनिक डिजीजेज में होम्योपैथिक एग्रावेशन जब होता है तो ऐसे होता है। आई थिंक आप लोगों को लेक्चर समझ में आया होगा। और जो 50 मिलीसिमल पोटेंसी में होम्योपैथिक एग्रावेशन का बात है उसको ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन के एफोरिज्म्स में जो सर पढ़ाएंगे वहाँ पे उसको डिस्कस किया जाएगा। सो इस चैप्टर को आप लोग ध्यान से पढ़िए, मैं बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि ये मतलब जैसे केंट ऑब्जर्वेशन है वैसे ही होम्योपैथिक एग्रावेशन है। इसको सिलेक्शन के बाद केस का कैसे मतलब केस को आपको मेजरमेंट करना है, मॉनिटर करना है, केस किधर जा रहा है, कैसे जा रहा है, ये चीज़ आपको यहाँ से कंफर्म होगा। अगर आपको केस में होम्योपैथिक एग्रावेशन मिला है तो मान के चलिए कि आप सही रास्ते पे हैं। अगर नहीं मिला है तो ऑलवेज एक क्वेश्चन मार्क बना रहता है। आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर कोई क्वेश्चन हो, कोई कंफ्यूजन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। थैंक यू।